इंसान का जीवन, वर्तमान और भविष्य भी उसके कर्मों के हिसाब से तय होता है। फिर भी किस्मत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कब किस इंसान की किस्मत कहां साथ दे जाए और कहां धोखा, कहा नहीं जा सकता। अधीश खुद बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने भी हमेशा ही उसका साथ दिया है। कभी यदि किस्मत रूठ भी गई तो उसने अपनी मेहनत और कर्मठता के बल पर ही फैसलों को अपने पक्ष में मोड़ लिया। लेकिन अब अधीश के साथ साथ किसी और की किस्मत भी बदलने वाली है। रानी भाग्यलक्ष्मी को अपने 400 सालों की तपस्या का क्या फल मिलेगा? क्या इस बार उसकी किस्मत उसका साथ देगी, या रानी के भाग्य के द्वार उसके मुंह पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? बलवीर ने रानी भाग्यलक्ष्मी और लारा के रहने की अच्छी तरह व्यवस्था कर दी थी। आखिर देवाधिदेव के महंत उनके परम मित्रों में से एक थे, उनके अतिथि यानी बलवीर के अतिथि। लेकिन अब तक उन्हें रानी भाग्यलक्ष्मी से बातचीत करने का समय नहीं मिल पाया था। अधीश को अभियान पर जाने की तैयारी करनी थी तो वो अधिक समय दे नहीं पाता था, इसलिए बलवीर की व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी और औषधियां बनाने का सारा काम अब उन्हें अकेले ही करना पड़ रहा था। ऊपर से अभियान पर जाने वाले मांत्रिकों में तरह तरह की औषधियों की मांग भी बढ़ गई थी, इसलिए दिन रात वे अपनी प्रयोगशाला में ही रहते थे। वे सोच रहे थे कि एक बार सारे मांत्रिक चले जाएं तो उनका काम कम हो जाएगा और वे बैठकर अतिथियों से बात कर सकेंगे। लेकिन रानी भाग्यलक्ष्मी यहां आराम से बैठने के लिए तो आई नहीं थी। थोड़ी ही देर आराम करने के बाद सेवक को भेजकर उन्होंने बलवीर जी को सूचित कर दिया, बलवीर जी से कहिएगा हम नगर भ्रमण पर जा रहे हैं, कुछ जानकारियां इकट्ठी करनी है, वे हमें आज्ञा दे दें, हम शाम तक वापस आ जाएंगे। सेवक ने बलवीर को सूचित किया तो उन्होंने खुशी खुशी आज्ञा दे दी और सेवक से कहा वे जहां जाना चाहें मेरा रथ उनके साथ कर दिया जाए। लारा ने पूछा, लेकिन रानी जी हम जाएंगे कहां? रानी बोली, कहीं भी जाएंगे, आसपास के लोगों से पता करेंगे। अब यहां आ ही गए हैं तो हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। लारा बोली, ठीक है, फिर हम मुख्य बाजार की ओर चलते हैं। सुना है वहां जादू और मंत्रों से जुड़ी हुई कई चीजें बिकती हैं। कई जादूगर वहां आते जाते होंगे, शायद वो भी। उसने चंदा का नाम नहीं लिया। रानी ने उसकी बात पर सर हिलाया और दोनों रथ में सवार हो गईं और सारथी को बाजार की ओर चलने का आदेश दिया। अनेक दुकानों पर जाने और अनेक वस्तुएं देखने के बाद भी उन्हें कुछ भी पता न चला। वैसे भी तरंगम में दुकानों के मालिक और सेवक सिर्फ काम की ही बात करते थे। यदि कुछ खरीदना है तो खरीदिए, वरना अपनी राह लीजिए। काफी देर तक भटकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला तो सारथी ने कहा, यदि आप कोई विशेष वस्तु ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक जगह ले जा सकता हूं, शायद वहां पर आपको आपके काम की चीज मिल जाए। लारा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा, आंखों ही आंखों में कुछ बात की। फिर रानी बोली, यदि ज्यादा दूर नहीं है तो ले चलिए, फिर शाम होने से पहले हमें वापस भी पहुंचना है। सारथी ने कहा, उत्कर्ष भवन यहां से अधिक दूर नहीं है, आप बाहर देखिए, एक ऊंचा शिखर आपको दिखाई देगा, वही उत्कर्ष भवन है। रानी ने रथ से बाहर झांककर देखा, उत्कर्ष भवन पास ही था। कुछ ही देर में वे वहां पहुंच गए। सारथी ने उन्हें नीचे उतारा और फिर भीतर ले चला। वहां प्रबंधक खुद ही आज सामान की जांच परख कर रहा था। नए ग्राहकों को आते देख दरवाजे पर आकर बोला, क्षमा कीजिए, आज हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। कुछ जरूरी कारणों से भवन को जल्दी बंद किया जा रहा है। अब आप कल सुबह आइएगा। रानी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे। प्रबंधक ने एक और बार उनसे क्षमा मांगी। रानी ने सारथी से कहा, तुम रथ लेकर आगे चलो, हम आसपास की छोटी जगहों को देखते हुए पैदल ही आ जाते हैं। सारथी चला गया। रानी और लारा दोनों चेहरे को आधा ढके हुए थी और इधर उधर ध्यान से देखते हुए चलने लगी। उत्कर्ष भवन से लगकर एक गली थी जहां ज्यादातर दुकानों पर महिलाओं की भीड़ थी और यही देखकर रानी ने वहां जाने का फैसला किया था। तभी लारा ने एक और इशारा करते हुए कहा, रानी जी, उसे देखिए, वहां वो स्त्री जो तेज तेज कदम रखते हुए चली जा रही है, उसकी आकृति कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। शाम हो चुकी थी, हल्का अंधेरा था। बाजार में मशालें और कंदीलें जल रही थीं। उनकी रोशनी में रानी ने देखा, जिस दिशा में लारा इशारा कर रही थी, गहरे नीले वस्त्र पहने हुए एक स्त्री जल्दी जल्दी वहां से जा रही थी। लारा बोली, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से बचकर भाग रही हो, कहीं वो
लारा ने कहा तो रानी जैसे आसमान से गिरी। कहीं वो हमें देखकर तो नहीं भाग रही। वे दोनों भी उसी तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, लेकिन बाजार की अनजान गलियां और शाम के धुंधलके के कारण कुछ ही पलों में वो औरत उनकी आंखों से ओझल हो गई। निराश होकर दोनों रथ के पास लौट आईं। अपने कमरे में जाकर मृगांक बिस्तर पर लेटा आज रात के लिए योजना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उसकी आंख लग गई। उधर अधिपति कैलाश, कार्तिक और पाणिक समेत पूरा महल ही गहरी नींद में डूब चुका था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जादुई छड़ी घुमाकर सबको गहरी नींद में सुला दिया हो। फिर भी कोई था जो अब भी जाग रहा था और महल के गलियारों में उसके धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। आधी रात के करीब मृगांक को अपने सीने पर कुछ भार सा महसूस हुआ। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थीं। फिर भी पूरी ताकत समेटकर उसने सांस खींची और आंखें खोल दी। छाती से भार हट चुका था, लेकिन फिर भी उसके मुंह से चीख निकल गई। तुम इस समय यहां? उसी के बिस्तर पर चंद्रिका उससे सटकर बैठी हुई थी। मृगांक के सीने पर चंद्रिका ने हाथ रख रखा था। मृगांक ने उसके हाथ को ऐसे झटका जैसे कोई सांप बिच्छू हो, और पल भर में ही बिस्तर से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। चंद्रिका हंसने लगी और बोली, अरे इतनी दूर जाकर क्यों खड़े हो गए? क्या मुझसे डर लग रहा है? मृगांक चिढ़कर बोला, मेरे सवाल का जवाब दो, यहां क्या कर रही हो? चंद्रिका बोली, अब रात के इस पहर में सुहाने मौसम में यदि तुम सवाल जवाब ही करना चाहते हो तो वही सही। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूं कि मैं यहां क्या कर रही हूं। मैं यहां तुम्हारे साथ एक सौदा करने आई हूं। मृगांक ने कहा, कैसा सौदा? चंद्रिका फिर मुस्कुराई जैसे सच में कोई खेल चल रहा हो और बोली, सौदा यह है कि मैं विश्वाजी को यहां से जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। एक पल के लिए मृगांक को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन चंद्रिका वास्तव में यही कह रही थी। खींचकर मृगांक बोला, लाज शर्म नाम की चीज तुम्हारे पास नहीं है, वो तो मुझे पता ही था, लेकिन क्या रिश्तों की मर्यादा भी तुम नहीं समझती? कल तक तुम मेरे पिता समान विश्वाजी से विवाह करना चाहती थी और आज, छी चंद्रिका, शर्म करो। चंद्रिका बोली, अच्छा इसका मतलब है कि बस रिश्ते की मर्यादा के कारण ही तुम मुझे ठुकरा रहे हो, तो विश्वाजी खुद ये बात तुमसे कर लेंगे। मृगांक अब गुस्से से जल उठा, तुम ऐसे नहीं मानोगी चंद्रिका। खैर, मैं तुमसे कोई सौदा करने यहां नहीं आया हूं। विश्वाजी को तो यहां से लेकर जाऊंगा ही और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी और लड़कियां तुम्हारे जैसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचेंगी। अब तक छुई मुई सी दिखने वाली चंद्रिका अचानक क्रूर हंसी हंसने लगी। अपनी जगह से उठकर बोली, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही कहा था, लेकिन अब तुम्हें अगर अपनी जान ही प्यारी नहीं है तो मैं क्या करूं? इससे ज्यादा सुनने की शक्ति मृगांक में नहीं थी। क्रोध में फुफकारता हुआ सा बोला, अपनी सीमा में रहो चंद्रिका, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम एक स्त्री हो। चंद्रिका भी उसी तरह चीखी, तो भूल जाओ ना, मैं चाहती भी नहीं कि तुम मुझे कमजोर समझो। मैं तो तुम्हें देखकर रीझ गई थी, लेकिन अब तुम युद्ध चाहते हो तो वही सही। ये सुनकर मृगांक आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसे लगा जैसे उसके कदम थम गए हों। उसके पूरे शरीर में चींटियां सी रेंगने लगी। महल में बाकी सब लोग जैसे घोड़े बेचकर सो गए थे। अधिपति कैलाश भी जैसे भूल ही गए थे कि वहां किस काम से आए थे। ना तो विश्वा की चिंता उन्हें नींद से जगा पा रही थी, ना ही उन्हें मृगांक की योजना के बारे में कुछ भी याद था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या चंद्रिका अपनी योजना में सफल हो जाएगी और बाकी सब अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उधर मृगांक अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसे असहाय देखकर चंद्रिका बोली, ओह, तो अब शायद तुम्हें फिर से मुझ पर दया आ गई है। ठीक है, सुबह तक सोचने का समय ले लो, फिर बता देना। इतना कहकर वो पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। मृगांक का मन कर रहा था कि वो इस दुष्ट लड़की का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसके हाथ पैरों में जैसे ताकत ही नहीं थी। वो सच में असहाय सा ही खड़ा था। सोमसेन ने किले के गलियारे में खड़े सभी मांत्रिकों को मारने का हुक्म अपने रसजीव को दे दिया था। हजूम किसी आंधी की तरह आगे बढ़ा। सोमसेन का यह पालतू रसजीव भी सोमसेन की तरह बहुत शक्तिशाली था। अच्छे से अच्छे मांत्रिक के प्रहार वो ऐसे झेल जाता था जैसे तिनके या कंकड़ पत्थर हों। सोमसेन का आदेश सुनकर अधीश सर से पैर तक कांप गया।
बाहर खड़े मांत्रिक समूह में उसकी सहपाठी और मित्र ईला भी तो थी, उसके चचेरे भाई बहन मेधा और निमेश भी। भले ही यहां सभी प्रतिद्वंदी बनकर आए हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। इस तरह जनसंहार करके यदि कुछ हासिल कर भी लिया जाए तो क्या फायदा है। उसने सोमसेन को रोकने की कोशिश की। अब ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह तो आप फिर एक बार अपने पूर्वजों की गलती दोहरा रहे हैं। सोमसेन ने गुस्से में भरकर अधीश की ओर देखा और कहा, मैं उसे गलती नहीं मानता। दूसरे की संपत्ति में घुसकर अपना हक जताने वालों को यही सजा मिलनी चाहिए थी। अधीश समझ गया कि सोमसेन से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब वो इतने आगे तक बढ़ गया था कि वापस लौटने का ना तो कोई रास्ता था, ना ही इस बात में कोई समझदारी थी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे मित्रों की रक्षा करना। हजूम ने अपने शरीर का आकार कई गुना बढ़ा लिया था। कई लोगों को उसने अपने पैरों तले रौंद दिया और कुछ को हाथ से पकड़कर मसल डाला। एक दो को उठाकर दांतों के नीचे रखकर चबा लिया। उसके होठों के किनारों से रक्त की धारा बह चली। अधीश ज्यादा देर तक ये विभत्स दृश्य देख नहीं सका। उसने चेहरा फेर लिया। समीर ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते अधीश। लेकिन इस मारकाट के बीच कई बड़े मांत्रिक भी बड़े चतुर ढंग से भीड़ से हटकर खड़े हो गए थे और कमजोर मांत्रिकों की मौत का तमाशा देख रहे थे। उन्हीं में से एक नवीन निरंजन भी थे। नवीन और उनके परिवार का ध्यान अब भी अधीश पर नहीं गया था। धीरे धीरे करके नवीन निरंजन ने अपने दल के सभी सदस्यों को दीवार के सहारे गलियारे से बाहर भेज दिया था। तभी हजूम की नजर उन पर पड़ गई। धम 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 जोर जोर से कदम रखता हुआ वो उस ओर बढ़ा। हुजूम के हो रहे हमलों की आवाजें और लोगों की चीखें आपस में मिल गई थीं। शोर बढ़ता ही जा रहा था। अधीश अब भी दूसरी ओर ही देख रहा था कि एक चीख उसके कानों में पड़ी। इस आवाज को अधीश अच्छी तरह जानता था। उसे वो नजरअंदाज नहीं कर सका। यह आवाज ईला की थी। वो चीख रही थी, छोड़ दे मुझे राक्षस। अधीश ने पलट कर देखा। किसी छोटे से खिलौने की तरह हजूम ने ईला को हाथ से उठा रखा था और लालच भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे वो कोई खाने की चीज हो। हजूम के मुंह से रक्त मिली हुई लार टपक रही थी। ईला लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन दूसरी आवाजों के कारण शायद नवीन निरंजन और निमेश का ध्यान उस ओर नहीं गया। जैसे तैसे करके ईला उस पर वार कर रही थी और खुद को हजूम का भोजन बनने से रोके हुए थी। वे सब बाहर जा चुके थे। अधीश अब शांत नहीं रह सकता था। उसने सोमसेन का कंधा पकड़कर जोर से हिलाया। सोमसेन, अपने पालतू को अभी के अभी रोको। सोमसेन ने अधीश की ओर ऐसे देखा जैसे उसने सोमसेन से कोई असंभव बात कह दी हो। अब की बार अधीश ने विनती भरे स्वर में कहा, सोमसेन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, हजूम को रोको। वो लड़की मेरी मित्र है। मंदार में हम साथ पढ़ते थे। सोमसेन सपाट आवाज में बोला, यहां कोई किसी का मित्र नहीं है मांत्रिक अधीश, और ये सब आपको इस अभियान पर आने से पहले सोचना चाहिए था। अधीश का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने देखा ईला को हजूम ने मुट्ठी में जोर से कस लिया और उसे निवाले की तरह अपने मुंह की ओर ले जा रहा था। अधीश जोर से चीखा, ईला! क्या ईला को बचाने के लिए अधीश सोमसेन के खिलाफ जाएगा? किसे चुनेगा अधीश, अभियान की सफलता या मित्र की रक्षा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।